आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन दोपहर 12:30 बजे करने जा रहे हैं। ये संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित होगा। इस म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के देश के प्रति उनके योगदान के दिखाने की कोशिश की गई। इस म्यूजियम में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में विस्तार से चित्रण किया गया है और उन्हें संस्थान निर्माण के रूप में दिखाया गया है। इस संग्रहालय में राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके कार्यों के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद भारत की कहानी को बयान किया गया है। इसके अलावा इस संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों के लिए टेक्नोलॉजी आधारित आकर्षण इंटरफेस को शामिल कर दिया गया है, जिससे उनको अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दिल्ली की 3 मूर्ति स्टेट में मौजूद म्यूजियम अब तक के सभी 14 भारतीय प्रधानमंत्रियों की गाथा उसमें दिखाई गई है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कलेक्शन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में ही रहेगा। बाकी के प्रधानमंत्रियों के योगदान को दूसरे भवन में समेटा गया है। आज भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। देश में भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश मुंबई में रात 12 बजे धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। केक काटकर लोगों ने बाबा साहेब के योगदान को याद किया। महाराष्ट्र के कल्याण में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को विशेष श्रद्धांजलि दी गई। 2051 पुस्तकों के साथ सिंबल ऑफ नॉलेज उन्हें बताया गया। आज देश भर में पूरे उत्साह से वैसाखी मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिर और गुरुद्वारों में भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र त्योहारों को उन्होंने पूरे देशवासियों को बधाई दी है। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर मनाया जाता है ये वैसाखी का त्योहार। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, खुशियां मनाते हैं। आज असम में रोंगयाली बिहू का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें घर के छोटे बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाते हैं। असम से यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फसल कटने के साथ ही असम में आज से नए साल की शुरुआत होती है। दो साल से बंद अमरनाथ यात्रा आखिरकार इस साल होने जा रही है शुरू। पवित्र यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी। इस बीच अमरनाथ गुफा में बनने वाली हर साल की शिवलिंग के आकार की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। इस साल अमरनाथ यात्रा पर 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बाबा बर्फानी इस रूप में पूर्णतः अवतरित हो चुके हैं। मान्यता ये है कि हर साल सर्दियों में बाबा बर्फानी बंद गुफा में प्रकट हो जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बंद रहने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू हो रही है, जिसका समापन 11 अगस्त को होगा। इस साल 8 लाख तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ अपराधियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस को हाईटेक बनाने की मुहिम भी लगातार जारी है। लखनऊ पुलिस ने क्राइम पर लगाम लगाने के लिए एक खास किस्म का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए सूबे की राजधानी को क्राइम फ्री बनाया जा सके। सीएनजी और पीएनजी के दाम आज फिर से बढ़ गए। दिल्ली में 2.5 रुपये प्रति किलो के इजाफे के साथ सीएनजी की कीमत 71 रुपये 61 पैसे हो गई, जबकि नोएडा गाजियाबाद में सीएनजी का दाम 74 रुपये 17 पैसे हो गया। वहीं घरों में पाइप से सप्लाई होने वाली रसोई गैस का दाम दिल्ली में 4 रुपये 25 पैसे के इजाफे के साथ 45 रुपये 86 पैसे पहुंच गया। कुलगाम के रहने वाले सतीश कुमार सिंह की आतंकवादियों ने गोली मारकर जान ले ली। घर के बाहर बैठे सतीश को आतंकियों ने गोली मारकर जख्मी किया। उन्हें श्रीनगर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। सतीश सिंह कश्मीरी राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। कुलगाम और शोपियां के कई राजपूत परिवार रहते हैं यहाँ पर, और जिन्हें आतंकवाद के दौर में भी घाटी उन्होंने छोड़ी नहीं थी। ये परिवार सेब के कारोबार से जुड़ा हुआ है।
गुजरात के खंभात में हुई हिंसा मामले में पुलिस का दावा है कि इसकी साजिश में विदेशी संगठनों का हाथ है। पुलिस के मुताबिक बाहरी लोगों के इशारे पर 3 मौलवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव की साजिश की थी। पुलिस का ये भी दावा है कि दंगाई बाहर से बुलाए गए थे और जुलूस के एक दिन पहले खेतों के पास पत्थर जमा किए गए थे। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा में घायल एसपी की जगह नए प्रभारी एसपी नियुक्त किए गए हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान दंगाइयों की गोली से एसपी सिद्धार्थ चौधरी घायल हुए थे। एसपी के मुताबिक दंगाई उन पर तलवार से भी हमला करने की फिराक में थे। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने बुधवार को आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इनके अवैध निर्माण तोड़ दिए। इनके अलावा 15 संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के करौली में हिंसा को लेकर सियासत लगातार जारी है। पीड़ितों से मिलने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे सूर्या को करौली बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया था। करौली में जाने के लिए अड़े सूर्या और अन्य नेता बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद हंगामा हुआ और नारेबाजी हुई। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कानून तोड़ो रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी घायल हो गए। बैरिकेड से लगे धक्के की वजह से उन्हें चोट आ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईडी ने महाराष्ट्र के मंत्री और राकंपा नेता नवाब मलिक की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कार्रवाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई है। मलिक अभी जेल में है। जब्त की गई संपत्ति मुंबई के कुर्ला और ओस्मानाबाद में है। उधर सुप्रीम कोर्ट नवाब मलिक की उस अर्जी पर सुनवाई को राजी हो गया है, जिसमें मलिक ने तुरंत रिहाई की मांग की है। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सांसदों विधायकों के बनाए गए स्पेशल कोर्ट ने AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 2 हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है। ये दोनों मामले निर्मल और निजामाबाद जिले से जुड़े हुए थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजक पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी है कि वो कोई भी विवादित बयान न दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद बचाव अभियान में शामिल रहे भारतीय वायुसेना, सेना, MDRF, ITBP और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से सीधे बात करी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए संवेदना भी व्यक्त की। रोपवे हादसे के बाद करीब 40 घंटे तक देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 56 पर्यटकों की जान बचाई गई। उत्तर प्रदेश में नव संवत्सर के मौके पर महिलाओं को रोपवे की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी महंत को न्यायालय में पेश किया जा सकता है। महंत बजरंग दास को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास ने विवादित बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ के सामने एक समुदाय महिलाओं को, बेटियों को घर से उठाकर रेप करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुर्बान अली को हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित धर्म संसद के बारे में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी है। कौडलिया क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस केस के 2 जांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें आईओ और इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल हैं। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनमें मुख्य जांच अधिकारी सुपरिटेंडेंट वीपी सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन प्रसाद शामिल हैं। दोनों को काम में लापरवाही और गड़बड़ी के चलते निलंबित कर दिया गया है। अभिनेत्री सोनम कपूर के दिल्ली वाले घर से 2.4 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण चोरी करने के आरोप में एक नर्स और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नर्स सोनम के घर में उनकी सास की देखभाल करती थी, जबकि उसका पति शकरपुर में एक निजी फर्म में अकाउंटेंट है। दोनों ने मिलकर 11 फरवरी को चोरी की घटना को अंजाम दिया।
दिल्ली में कोरोना के मामले में फिर से तेजी दर्ज की गई है। कई दिनों बाद राजधानी में कोरोना के मामले 300 के पार पहुंचकर पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 299 मामले दर्ज किए गए। संक्रमण दर भी चिंता में डालने वाली है। अभी दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 2% को भी पार कर गया है। देश के 5 राज्यों में दोबारा कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को केंद्र की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई है। यूक्रेन रूस जंग को करीब 50 दिन होने को आ गए हैं। इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों पर बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। रूस की तरफ से ये बड़ा दावा कर दिया गया है कि मारियोपोल में यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों को सरेंडर करवाने पर मजबूर हो गए हैं। वो जानकारी ये भी मिली है कि मारियोपोल से करीब 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है, मगर अभी भी 1,80,000 से ज़्यादा लोगों को मारियोपोल से निकालना भी बाकी है। मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। बुचा नरसंहार के बाद हुई आलोचना के बाद भी रूसी सैनिक सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। अब भी वो आम लोगों को अपना निशाना लगातार बना रहे हैं। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक रूस ने फिर बर्बरता दिखाई है और रूसी सैनिकों के हमले से बुचा और कीव में अन्य उपनगरों में 720 से अधिक लोगों को मार गिराया है, जबकि 200 से अधिक लापता हैं। बुचा के मेयर अनातोली ने बताया है कि अकेले बुचा में 403 शव मिले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस समर्थक वरिष्ठ राजनेता विक्टर को मॉस्को की सेना द्वारा बंद किए जाने रहे पुरुष और महिला कैदियों की जगह अदला बदली करने का प्रस्ताव दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, हमारे सुरक्षा बलों और अन्य बलों के लिए इस तरह की संभावना पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर यूक्रेन के फास्फोरस बमों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिन हथियारों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रूस की ये आरोप एस्टोनिया की संसद को संबोधित करते हुए दिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के तेल निर्यात को रोकने की धमकी दी है। पश्चिमी देशों से खफा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस चाहे तो पश्चिमी देशों की जगह आसानी से उन देशों को तेल बेच सकता है जिन्हें हकीकत में उनकी जरूरत है। यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। ब्लैक सी में विस्फोट से रूसी मिसाइल क्रूज तबाह हो गया। हालांकि मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा के क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला जा चुका है। ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि युद्धपोत में आग के बाद विस्फोट हुआ, लेकिन अभी भी आग की वजह से का पता अभी तक नहीं लगा है। इसमें 16 एंटी शिप मिसाइल और कई एयर डिफेंस मिसाइल, टॉर्पीडोज और गन तैनात है। यूक्रेन ने बुधवार शाम को दावा कर दिया था कि उड़ीसा में छिपी उनकी एंटी शिप मिसाइलों को 2 बार हिट किया गया। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में मौजूद रूस का जंगी जहाज धमाके से तबाह हो गया। जहाज पर बड़ी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था और इसी से यूक्रेन के शहरों में हमले किए जा रहे थे। रूस के मुताबिक ये हादसा विस्फोटकों की आग लगने की वजह से हुआ, जबकि यूक्रेन के कुछ फौजी अधिकारियों का दावा है कि मिसाइल हमले में रूसी जहाज को तबाह किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से पश्चिमी देशों से जल्द हथियार देने की अपील की है। यूक्रेन को अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देशों से रूस के खिलाफ लड़ाई में बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी फौज ने फिर से बड़ा हमला बोल दिया है। खार्किव गवर्नर के मुताबिक रॉकेट हमलों में कम से कम 7 लोग मारे गए। खार्किव के ज्यादातर इलाकों में रूसी फौजों का दबदबा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही रूस के राष्ट्रपति को युद्ध अपराधी कहते हों या भले ही बाइडेन यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को नरसंहार का नाम देते हों, मगर फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों से वास्ता नहीं रखते। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि रूस की कार्रवाई को नरसंहार कहना गलत है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रों का समर्थन किया है, तो वहीं फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मारिन ली पेन ने मैक्रों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैक्रों लोगों से डरे हुए हैं। 24 अप्रैल को मैक्रों का सामना ले पेन से होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका के साथ रिश्तों में सुधार के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु डील पर बातचीत सही दिशा में जा रही है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने परमाणु डील पर बातचीत के विफल होने की बात कही थी।
श्रीलंका में आर्थिक संकट मुश्किलें लगातार खड़ी कर रहा है। पड़ोसी देशों की मदद के बावजूद श्रीलंका में हालात स्थिर होते नजर नहीं आ रहे हैं। श्रीलंका की बिगड़ते हालातों को सुधारने के लिए भारत लगातार मदद कर रहा है। इसी कड़ी में भारत की ओर से 11,000 मीट्रिक टन चावल कोलंबो भेजा गया। आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कोरोना का कहर विश्व पर एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चीन में तो कोरोना की नई लहर आ चुकी है, क्योंकि चीन में तेजी से कोरोना में फैल रहा है और चीन के शंघाई समेत 29 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट फैल चुका है। अगले शंघाई में ही रोजाना 25,000 से ज्यादा कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। मंगलवार को सुबह न्यूयॉर्क शहर को दहलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने स्मोक बम से मेट्रो के स्टेशन पर अफरा तफरी मचाई, फिर बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। आरोपी की तलाश में FBI और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां सर्च अभियान में लगी रहीं। आखिरकार 30 घंटे बाद सफलता हाथ लग ही गई। स्थानीय लोगों की मदद से चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान संदिग्ध फ्रैंक जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। ये IPL के सीजन का 24वां मुकाबला होने जा रहा है, जो मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीम्स ये पहली भिड़ंत होने जा रही है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 3 मैचों में उसने हासिल जीत की है। दूसरी तरफ युवा संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान भी इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रही है। 4 में से 3 मुकाबले पर उसने भी जीत दर्ज की है। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर काबिज है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को IPL 2022 में लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स ने उसे कल हुए मैच में 12 रनों से शिकस्त दे दी। पंजाब ने मुंबई को 199 रनों का लक्ष्य दिया था। IPL इस सीजन में पंजाब किंग्स की ये तीसरी जीत है। मुंबई इंडियंस की ओर से ब्रेविस ने 49 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनकी पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई। पंजाब किंग्स को इस मुकाबले में जबरदस्त शुरुआत मिली। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े। कप्तान मयंक अग्रवाल 52 रनों पर तूफानी पारी खेलते रहे, जबकि शिखर धवन ने 70 रन बनाए।